Hello dear aspirants. In this video, I am going to teach economic subject for your CUET UG exams. So most welcome at Vidyarthi Pro Learning Platform. I am Shruta Bharadwaj, your economics teacher as well as mentor. So this video is very helpful for all the CUET aspirants. तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, जिसमें यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, जिससे क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में आने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद आपके सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा। देन सीयूटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस किया जाएगा, जिससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस को देखते हैं कि कौन कौन सा यूनिट है जो हम कवर अप करेंगे। सो फर्स्टली स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले आपके सिलेबस में आते हैं। टोटल यहाँ पे 10 यूनिट्स कवर किए जाएंगे। इज इट? सो आपके यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इज इट? माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन, ये 3 यहाँ पे कवर किए जाएंगे। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी आपके कुछ यूनिट्स हैं, कुछ मैक्रो के हैं एंड कुछ इंडियन इकोनॉमी के हैं। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से की फैक्टर हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड यूनिट है आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। यानी इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, एंड कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट यूनिट है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ऐसे यूनिट 4 है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। यूनिट 5 है आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन यूनिट 6 है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट क्या होता है इकोनॉमी में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही है टॉपिक। एंड यूनिट 7 है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। बीओपी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन यूनिट 8 है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमी रिफॉर्म, ये है आपका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। एंड यूनिट 9 है आपका करंट चैलेंजिंग फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड यूनिट 10 है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। यानी लास्ट के देखें तो 8, 9 एंड 10 यूनिट्स ये आपका इंडियन इकोनॉमी का है। एंड स्टार्टिंग का 2 यूनिट्स, यूनिट 1 एंड 2, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। एंड बचा यूनिट 4, 5, 6, 7 एंड 7, ये आपका है 3rd, 4th, 5, 6, 7, ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी सबसे ज़्यादा जो कवरेज वाला वेटेज है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो 1 by 1 इसके सिलेबस को हम हर एक इंडिविजुअल पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो इकोनॉमिक्स के ब्रांच हैं, यानी वो 2 टाइप के हैं, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। अभी जो आपने देखा ना कि कुछ चैप्टर हैं जो माइक्रो के हैं और कुछ हैं जो मैक्रो के हैं, तो माइक्रो और मैक्रो का बेसिक सा डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है माइक्रो और मैक्रो का मतलब। अच्छा, माइक्रो में अगर की डिफरेंस देखा जाए तो आई, एंड ये आई वर्ड जो रेफर्स टू इंडिविजिबल, दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई जो है वो इंडिविजुअल को डिनोट करता है। इसका मतलब ये है कि जहां भी हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, एक सिंगल की स्टडी करते हैं, अगर एक सिंगल कंज्यूमर की स्टडी करते हैं या प्रोड्यूसर की स्टडी करते हैं, तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है ए, और ये रेफर करता है एग्रीगेट को, एग्रीगेट। तो जहां पे हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, यानी एज अ होल की स्टडी कर रहे हैं, तो जहां एज अ होल हो जाएगा वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। देन मूव, इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल मार्केट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी, दैट इज द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है कि इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इफेक्ट पड़ता है गुड्स के प्राइस पे, यानी वहां पे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट को देखते हैं, बिकॉज वो इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं ना। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल प्राइस लेवल देखता है, जिसको हम इन्फ्लेशन से डिनोट करते हैं, यानी पूरे कंट्री के इन्फ्लेशन को बताता है कि कितना इन्फ्लेशन आ रहा है। तो ये आपका किसका पार्ट हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। देन इंडिविजुअल लेबर मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहा है, और ये पूरे इकोनॉमी की बात कर रहा है, पूरे इकोनॉमी के लेबर फोर्स की बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा है।
देन माइक्रो में हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कि इंडिविजुअल हर एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। बट इसमें हम देखते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी प्रोडक्शन की ओवरऑल कैपेसिटी क्या है, ये हम देखते हैं मैक्रो में। तो माइक्रो में हो जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स, बट मैक्रो में हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, जहाँ पे हम एग्रीगेट अगर केवल डिमांड है दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट एग्रीगेट डिमांड है एज अ होल की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो एंड मैक्रो का बेसिक सा डिफरेंस हमने देख लिया। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स पे। सो यूनिट फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे वही माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, यानी क्या क्या है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड यूज होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, तो देखिए इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक सिंपल वर्ड बना है कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड्स करता है पीपल को टू मीन्स टू वर्क, कि पीपल कैसे काम कर रहे हैं, पीपल का काम करने का जरिया क्या है, मीन्स टू वर्क कैसे वो काम करें एंड अर्न अ लिविंग, एंड कैसे अपने लिवलीहुड को सर्वाइव कर रहे हैं। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमी का मतलब है ये एक ऐसा सिस्टम है जो पीपल के मीन्स टू वर्क को बताता है कि कैसे काम करता है और कैसे सर्वाइव करता है, कैसे लीव करता है अपने लिवलीहुड को। इज इट? तो ये का फिगर हो गया, इससे भी आप समझ जाएंगे कि कैसे ये इकोनॉमी को डिफाइन करे, इकोनॉमी को डिनोट कर रहा है कि कैसे यहाँ पे लोग अपना काम कर रहे हैं, कैसे इकोनॉमी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से अपने लिवलीहुड को अर्न कर रहे हैं। तो इसी सिस्टम को डिनोट करता है आपका इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन है, किसको कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पहले देख लिया इकोनॉमी, अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। यानी सबसे पहले तो आप बताओगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का ही ब्रांच है जो इंडिविजुअल की स्टडी कराता है एंड स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। और क्या है, किसकी स्टडी करता है ये, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर की, फर्म की बिहेवियर की स्टडी कराता है। तो जहाँ पे इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच जहाँ पे ये इंडिविजुअल कंज्यूमर फार्म के बिहेवियर की स्टडी करा रहा है दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे बोलेंगे द ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट डील विथ हाउस होल्ड बिहेवियर इज कॉल्ड कंज्यूमर थियरी। अब इसी में बोल दिया कि मान लो कि ये कंज्यूमर थियरी भी बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर थियरी भी बोलते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहा है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बिहेवियर की बात कर रहा है कि कंज्यूमर आता है हाउस होल्ड सेक्टर में, अब एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, कंज्यूमर बैलेंस कहाँ रहता है, कंज्यूमर की नीड क्या है, डिजायर क्या है, जब उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं एज अ कंज्यूमर थियरी। अब बोलते हैं कि द प्राइम पार्ट ऑफ द स्टडी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है कमिटेड टू द इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे प्राइस डिटरमाइन करते हैं मार्केट प्लेस में, यानी कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है उस मार्केट प्लेस में, कैसे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस इस पे इंक्लूड होते हैं और कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो इसकी स्टडी भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहते हैं, इसीलिए इसको अलग से मैंने नोट दिया है। इसको ध्यान से समझ लें कि जो प्राइम पार्ट होता है ना, सबसे बेसिक पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी का, वो ये होता है कि कैसे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूसर इन्वेस्टिगेट करके दिखा रहा है कि मार्केट फोर्स में हम प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। इज इट? सो ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब पॉइंट हैं जो फर्स्ट यूनिट में कवर हो रहे हैं। इज इट? सो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है इकोनॉमिक्स पढ़ने की। तो इसके लिए एक सिंपल वर्ड आता है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मीन्स लिमिटेशन, जहाँ पे लिमिटेशन हो जाता है रिसोर्सेज का, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी सप्लाई जहाँ पे कम हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया, ये भी आप कह सकते हो। यानी लोगों की डिमांड बहुत हो रही है बट हमारे पास तो लिमिटेशन है किस चीज़ की, रिसोर्सेज की। जब रॉ मटेरियल का ही लिमिटेशन हो जाएगा तो हम उन डिमांड को कैसे फुलफिल करेंगे, एंड दैट इज द वर्ड पॉइंट स्कैर्सिटी। द मेन रीजन फॉर स्टडी इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड अ सिंगल वर्ड दैट इज स्कैर्सिटी। तो मेन जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम आई ना, जिसके वजह से इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत थी, वो थी स्कैर्सिटी। तो स्कैर्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एकदम जो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे सप्लाई का लिमिटेशन हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि सप्लाई में कमी हो जाती है और डिमांड बढ़ जाता है। लोगों की डिमांड इतनी हो जाती है कि उस सप्लाई हमारे पास उतना नहीं है कि हम उस डिमांड को फुलफिल कर सकें। जैसे फिगर में भी दिख रहा है, व्हेन सप्लाई ऑफ अ रिसोर्सेज कैन नॉट मीट डिमांड, यानी जो सप्लाई है इंडियन इकोनॉमी में
वो हम डिमांड जो सप्लाई जितनी हो रही है वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रही है। यानी जाहिर सी बात है कि डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम, तभी तो मीट नहीं हो पा रहा है। तो ये फिगर में भी आप देख रहा होगा कैसे लोगों के हाथ ऐसे खुले हुए हैं, लाइक वे डिमांड कर रहे हैं बट हमारे पास सप्लाई नहीं है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। यही रीज़न है कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। अब इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे इस स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम को दूर किया जाए। इसे अब क्या इंपॉर्टेंस रहा इकोनॉमिक्स का, जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा तो कैसे इस प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट हुआ, बेसिकली इस प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट करके निकल गए, यही तो इम्पोर्टेंस रहा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिसीजन। यानी अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ के ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, नेक्स्ट बेस्ट क्या ऑल्टरनेटिव है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जिसको कहोगे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो भी आपको नेक्स्ट बेस्ट दिख रहा है दैट इज अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप उसी को चूज करोगे ना। अगर एक प्रोड्यूसर है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिख रहा है एक प्रोड्यूसर है, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको दिख रहा है कि दूसरे फॉर्म से उसको कॉस्ट कम में ही ज्यादा रिसोर्सेज मिल जा रहे हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट फॉर्म, तो कहाँ जाएगा, सेकेंड फॉर्म पे जाएगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी। तो वहां पे जो कॉस्ट एंकर करेगा दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे ना तो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंस रहा कि अब हम अपॉर्चुनिटी को डिसाइड कर सकते हैं। इज इट सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। और इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम यही तो पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कंज्यूमर की नीड क्या है, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ के हमको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है। थर्ड है गिव फॉरकास्ट फॉर इकोनॉमी, प्लस फ्यूचर के लिए, इकोनॉमी के लिए हम अभी से फॉरकास्ट कर लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा और उस टाइम पे हमें कैसे डील करना है, तो यहाँ भी हेल्प करता है। फोर्थ बताओगे हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, प्लस इस रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक्स, ये भी इकोनॉमी हेल्प करता है। एंड हाउ टू फिक्स मार्केट फेल्योर, और मार्केट अगर कहीं फेल्योर हो रहा है तो कैसे उसको फिक्स करना है, इस प्रॉब्लम से भी शॉर्ट आउट कराता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के इतने फायदे हैं, 5 पॉइंट्स आपको लर्न करने होंगे। ऐसे अब आते हैं भैया इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत आई तो उसके पीछे एक प्रॉब्लम भी तो होगा, उसको बोला गया इकोनॉमी प्रॉब्लम। कि क्या है इकोनॉमी प्रॉब्लम, देखते हैं। तो अभी जो पीछे पढ़े उसी से रिलेटेड ये भी है, बहुत टफ नहीं है। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि इकोनॉमी प्रॉब्लम जो था वो किससे था, हमारे स्कैर्सिटी से था। अब स्कैर्सिटी जो आया इकोनॉमी प्रॉब्लम में, अब एक स्कैर्सिटी तो था ही, स्कैर्सिटी के साथ साथ और भी डिराइव हुआ, जैसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी में आप स्कैर्सिटी वर्ड को ही पढ़ोगे आगे। तो इकोनॉमी प्रॉब्लम जो आया था वो सबसे पहले था इज इट अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। यानी पहला इसमें आया कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स थे। अब ये वांट्स किसके होंगे भैया, ह्यूमन वांट्स होंगे ना, कंज्यूमर के। यानी हमारे कंज्यूमर के जो वांट्स थे वो क्या थे, अनलिमिटेड वांट्स थे, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और स्कैर्सिटी में हमने पहले ही पढ़ा है कि भैया रिसोर्सेज कितना है, लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, इज इट। यानी लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। वही बात वही हो गया कि सप्लाई कम है बिकॉज रिसोर्सेज कम है, लेकिन वांट्स ज़्यादा है मतलब कि डिमांड ज़्यादा है। हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, प्लस इसका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी था। यानी यहाँ पे आपको 3 चीज़ दिख रहा होगा। जो इकोनॉमी प्रॉब्लम आई, सबसे पहली प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई बिकॉज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर ऑल्टरनेटिव यूज। तो इस 3 पार्ट्स को यहाँ पे आप बताओगे। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमी प्रॉब्लम इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन को बनाने के लिए आप क्या क्या फैक्टर यूज कर रहे हो। यहाँ पे एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स को बताया। मतलब ये प्रॉब्लम जो आया था ना हमारे पास, उस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम हमारी फंस गई थी कि हम ये चॉइस नहीं कर पा रहे थे, ऑल्टरनेटिव यूज होने लग रहा था। एक तो खुद ही लिमिटेड रिसोर्सेज था, उसी को ऑल्टरनेटिव यूज। तो ये हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम आई थी। अब इसे शॉर्ट आउट कैसे हुआ। अब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फंडामेंटल इकोनॉमी प्रॉब्लम, आपको क्या लगता है फंडामेंटल इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या रही होगी। तो सबका निचोड़ एक ही निकलता है, क्या है, स्कैर्सिटी। सिंपली वर्ड बोलोगे कि भैया स्कैर्सिटी रहा हमारा फंडामेंटल इकोनॉमी प्रॉब्लम, और उसी को सॉल्व करने के लिए तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब है रीजन फॉर द इकोनॉमी प्रॉब्लम। अब ये इकोनॉमी प्रॉब्लम का रीजन क्या रहा होगा, चलिए देखते हैं। रीजन में सेम चीज आएगा। यानी सबसे पहला रीजन बिकॉज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। अब इकोनॉमी प्रॉब्लम आई, क्या आई थी भैया, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स था।
प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज था, ऑल्टरनेटिव यूजेस था। तो इसके पीछे का जड़ क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? स्कैरसिटी ना। लिमिटेड रिसोर्सेज है मतलब स्कैरसिटी है, तो पहला बोलोगे स्कैरसिटी, सेकंड आ गया अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड थर्ड आ गया ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखिए सेम चीज़ें, बहुत टफ नहीं है, इसी को घुमा फिरा के बस पढ़ना है। तो ये हो गया कि लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज की कैसे लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज का एक प्रोडक्शन फंक्शन यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जा रहा है। ये प्रोसेस है जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में इस लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, बट यहाँ पे तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, इसलिए देखो रेड से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भैया अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है ना, यहाँ पे हमको ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड दिख रहा है। एंड द इकोनॉमी प्रॉब्लम इज टू मार्च लिमिटेड रिसोर्सेज टू अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। एंड यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम आई थी वो क्या थी? इज टू मैच, इसी को मैच करना था। कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज का मैच कर रहे हैं विथ अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स, यानी जो अनलिमिटेड ये जो वांट्स आ गए इसको कैसे हम मैच कर रहे हैं, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसे कहेंगे? सबसे पहले इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी में हमने जो प्रॉब्लम्स पढ़ा, ड्यू टू स्कैरसिटी हमें इकोनॉमी पढ़ने की रिक्वायरमेंट आई, यानी जो रीजंस थे इकोनॉमी पढ़ने की वो क्या थी? ड्यू टू स्कैरसिटी, यानी स्कैरसिटी इज द मेजर इशू जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट आई। तो अब जब इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई थी? स्कैरसिटी की। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी कराती है स्कैरसिटी की एंड इट इम्प्लीकेशन फॉर द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, प्लस ये बताती है कि स्केयर रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या करने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ग्रोथ के लिए, एंड वेलफेयर ओवर टाइम, एंड ओवर टाइम वेलफेयर के लिए, एंड ग्रेट वैरायटी ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ विटल कंसर्न टू सोसाइटी। और जो भी अदर रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ रहा है सोसाइटी का या फिर प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करना। यानी ओवरऑल करोगे कि इकोनॉमिक्स हम किसकी स्टडी करते हैं? तो स्कैरसिटी की स्टडी करते हैं कि कैसे इस स्केयर रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए, यानी किस तरीके से उसका यूटिलाइज करें, किस काम के लिए स्केयर रिसोर्सेज का, बिकॉज ह्यूमन के वांट्स यहाँ क्या है? अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में इस स्केयर एंड इंड रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करें, क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वेलफेयर के लिए। यहाँ पे जबकि हम बात करेंगे वेलफेयर ओवर टाइम, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए किस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करें, तो इसकी स्टडी बेसिकली कराता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी कराता है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं, स्कैरसिटी की स्टडी करते हैं, कैसे स्कैरसिटी में हम रिसोर्सेज का यूज़ करना है, प्रोडक्शन करना है। एंड इनके जो फादर हैं वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे उनका पिक्चर दिख रहा होगा आपको। तो एडम स्मिथ क्या है? फादर है इकोनॉमिक्स के। एंड इनकी जो फेमस बुक थी जो इन्होंने लिखी थी वो है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इनके द्वारा लिखी हुई वो किताब है। ये आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। सो याद रखेंगे कि हालांकि इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ को बोला जाता है, बट इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन हमारे रॉबिन्स का भी है, मार्शल का भी, अल्फ्रेड मार्शल का भी है, बट जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो कौन है? एडम स्मिथ हैं। और इनके द्वारा लिखी हुई किताब है जो वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अब किसको हम इकोनॉमिक्स कहेंगे और क्या हमारा इकोनॉमी है? अब इकोनॉमिक्स क्या है जो अभी हमने डिस्कस किया, तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट भी है। इकोनॉमिक्स को यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। क्यों साइंस है भाई? दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। जो किसकी स्टडी कराता है? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कराता है। यानी इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी कराता है ह्यूमन बिहेवियर की। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक ह्यूमन का बिहेवियर क्या है, और पहले भी हमने पढ़ा है ना कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है कि अनलिमिटेड इनके ह्यूमन वांट्स होते हैं। इनके वांट्स जो हैं वो कभी फुलफिल नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे हमेशा। तो इस अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का एंड रिलेशनशिप बताता है इंड एंड स्केयर। इंड एंड स्केयर मीन्स ये रिसोर्सेज की बात कर रहा है। जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? एंड है, स्केयर है, यानी एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। एंड विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज, और जिसका यूज भी क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी कराता है ह्यूमन बिहेवियर की एंड रिलेशनशिप बताता है इंड एंड स्केयर रिसोर्सेज की, कि कैसे ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में एंड स्केयर रिसोर्सेज का यूज़ करके, जिसका ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। एंड इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है।
इकोनॉमिक एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो इंटर रिलेटेड कराता है किसके बीच में, भैया हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज एक्टिविटी। यानी ये बेसिकली बताता है आपको प्रोडक्शन के बीच में, कंजम्पशन के बीच में और डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, इनके बीच का इंटर रिलेशन बताता है इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी के कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो इंटर रिलेटेड कराता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एक्टिविटी, जिसका अल्टीमेट डिटरमाइन करता है कि कैसे, हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, कि किस तरीके से ये सारे पार्टिसिपेंट के बीच में रिसोर्सेज को बांटना है, एलोकेट करना है, ये बताता है इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी इंटर रिलेट कर देता है इन सारे पार्टीज के बीच में, पार्टिसिपेंट के बीच में, किसके, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारों के बीच में किस तरीके से इसके रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट कराना है, ये बताता है इकोनॉमी। इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम जिसको बोला गया कि इकोनॉमी का एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो विटल प्रॉब्लम है, सबके लिए है, दैट इज नॉट ओनली फॉर अ सिंगल फॉर्म, ये एक फॉर्म के लिए नहीं है, पूरे इकोनॉमी के लिए है, पूरे प्रोड्यूसर्स के लिए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में आते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम में विटल 3 प्रॉब्लम बताया गया। स्कार्सिटी तो एक प्रॉब्लम थी ही, जिसकी वजह से इकोनॉमी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम जिसको रखा गया वो 3 रखा गया। फर्स्ट है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम आया हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोडक्शन करें। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोडक्शन करें, क्वेश्चन मार्क लगाइए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन किया जाए। अब यहाँ फिगर पे देखते हैं, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 टाइप के प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास। एक है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है हमारे पास कैपिटल गुड्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चॉइस करना था कि हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। सेकंड था हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें। कैसे प्रोडक्शन करें में 2 टाइप के हमारे पास टेक्निक्स थे। पहला था हमारा कैपिटल इंटेंसिव, या तो हम कैपिटल इंटेंसिव करें या तो हम लेबर इंटेंसिव करें। या तो हम लेबर को हायर करें, जैसे यहाँ लेबर दिख रहे हैं, ये कैपिटल है। कैपिटल मतलब जैसे मशीनरी हायर करें। अब प्रोडक्शन करने के लिए या तो हम कैपिटल का यूज़ करें, मशीनरी का यूज़ करें लॉन्ग टर्म के लिए, या तो हम लेबर का यूज़ करें शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी हाउ टू प्रोड्यूस में, यानी चॉइस करना था कि किस टेक्निक्स का यूज़ करें। एंड थर्ड है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए प्रोडक्शन करें। अब 2 कैटेगरी के लोग हैं हमारे इकोनॉमी में, एक हैं रिच पीपल और दूसरे हैं पुअर पीपल। तो या तो हम बहुत रिच पीपल के लिए प्रोडक्शन करें या तो पुअर पीपल के लिए, या मोर रिच लेस पुअर, यानी किस कैटेगरी के लिए हमको प्रोडक्शन करना है, रिच वर्सेस पुअर। तो यानी बेसिकली हमने देखा कि जो विटल इकोनॉमी प्रॉब्लम है, जिसको बोला गया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इसमें 3 मेजर प्रॉब्लम आई थी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। अब इन डिटेल में देखते हैं इसको। अब सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रॉब्लम आई थी कि किसका प्रोडक्शन किया जाए, किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, जहाँ पे उनको इन्वॉल्व करना था सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना था, सेलेक्ट करना था गुड्स एंड सर्विसेज को टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोडक्शन ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। अगर हम कंज्यूमर गुड्स को ही कर रहे हैं, यानी कि मान लो कि सपोज हम केक का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर हम कार का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इनकी क्वांटिटी क्या होगी, इसको भी सेलेक्ट करना था हमें किसमें, व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें उसकी क्वांटिटी प्लस किसका प्रोडक्शन करें, इसको हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना था। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमको करना था टेक्निक्स का सिलेक्शन, कि किस टेक्निक्स का प्रोडक्शन सिलेक्शन करें। यानी दिस प्रॉब्लम रेफर टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए किस टेक्निक्स का यूज़ करें। अब गुड्स कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। अब डिफरेंट टेक्निक्स में हमको यूज़ करना था, या तो हम लेबर इंटेंसिव लगाएं या तो हम कैपिटल इंटेंसिव लगाएं। अब कैपिटल इंटेंसिव मतलब हम या तो मशीनरी लगाएं, मशीनरी का यूज़ करें, और लेबर इंटेंसिव का मतलब है या तो हम लेबर को हायर करें। तो ये चूज़ करना था हाउ टू प्रोड्यूस में। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस में प्रॉब्लम था रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी, यानी यहाँ पे अब कैटेगरी को सेलेक्ट करना था, पीपल हु आर अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, यानी उस पीपल को जो अल्टीमेटली हमारे गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, दैट इज whether to produce goods for more people and less rich और more rich and less poor। यानी 2 टाइप के लोग हैं हमारे पास, एक तो पुअर हैं एक तो रिच हैं। यानी बेसिकली
सिंपली आप ये बताओगे कि यहाँ पे फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस में ये सेलेक्ट करना था कि या तो हमें रिच के लिए प्रोडक्शन करना है या तो पुअर के लिए करना है। अगर मोर पुअर के लिए कर रहे हैं तो लेस रिच पीपल हैं, और मोर रिच पीपल हैं तो लेस पुअर पीपल हैं। तो किन के लिए प्रोडक्शन करना है? तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में किस टेक्निक्स का यूज़ करना है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। एंड थर्ड, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस में किस कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है, दैट इज रिच पीपल और पुअर पीपल। इसके बाद है माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम पहले भी प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ा है हमने कि माइक्रो और मैक्रो में मेजर सा डिफरेंस क्या है। हमने पढ़ा है कि माइक्रो में आई रेफर्स टू इंडिविजुअल एंड ए रेफर्स टू एग्रीगेट्स। देखते हैं इसके बेसिस के बिहाफ पे। अब इसके बेसिस पे मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। मीनिंग क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? जो स्टडी कराता है इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट, जो हर एक इंडिविजुअल की स्टडी कराता है, दैट इज आई इंडिविजुअल, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लाइक अगर हम फार्म की स्टडी करें, एक इंडिविजुअल फार्म की, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी करें, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी कराता है, यानी ये एग्रीगेट की स्टडी करा रहा है। तो जहाँ पे एग्रीगेट एज अ होल की स्टडी कराएंगे वो क्या हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, एम की बात करें, तो इनका एम होता है एलोकेशन एंड प्राइस डिटरमाइन, यानी ये प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कि हर एक यूनिट का प्राइस क्या डिटरमाइन हो रहा है, कैसे हम एलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। लेकिन यहाँ पे नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना, एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना, ये एम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि यहाँ पे हम होल की स्टडी कर रहे हैं ना, एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हैं। तो एग्रीगेट पे हमारा नेशनल इनकम क्या है, इसकी स्टडी कर रहे हैं, यानी टोटल ओवरऑल कितना हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है, इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ मैक्रो में एम हो जाता है एम्प्लॉयमेंट रेट का पता करना, बट माइक्रो में एम होता है प्राइस को डिटरमाइन करना। थर्ड है हमारा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में किसको रखेंगे? तो जाहिर सी बात है माइक्रो में आ जाएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई आ जाएगा इसमें। तो जहाँ भी इंडिविजुअल स्टडी करें वो सारे आ जाएंगे आपके माइक्रो में। मैक्रो में आप पढ़ोगे पूरे इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम कंडीशन की, एनआई की स्टडी कराएंगे। यहाँ पे हम गवर्नमेंट बजट की स्टडी करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की स्टडी करेंगे, नेशनल इनकम की स्टडी करेंगे, यानी जो भी आप एग्रीगेट की स्टडी करो ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट आपका पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमी। अब किसको हम पॉजिटिव इकोनॉमी कहते हैं, किसको नॉर्मेटिव इकोनॉमी कहते हैं? तो पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब होता है अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब हाउ द इकोनॉमी ऑपरेट यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, यानी ये अटेम्प्ट करता है, यानी पॉजिटिव इकोनॉमी स्टडी कराता है, डिस्क्राइब करता है इकोनॉमी के ऑपरेशंस को कि कैसे हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं, हाउ दे अटेम्प्ट, कैसे एग्जैक्ट फैक्ट्स बताता है। यानी पॉजिटिव इकोनॉमी व्हाट इज, क्या है, क्या फैक्ट है, क्या हम इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली बता देता है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमी वैल्यूज बताता है, जजमेंट करता है, इवेल्युएट करता है ओवरऑल फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी, यानी ओवरऑल क्या फंक्शन हो गया इकोनॉमी में उसका जजमेंट करना। ये हम किस में पढ़ते हैं? नॉर्मेटिव में पढ़ते हैं। यानी बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमी बताता है व्हाट इट इज़, कि डिस्क्रिप्शन दे देता है, एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन दे देता है कि क्या है इकोनॉमी में। अगर अभी बात करें कि इकोनॉमी में लगातार हमारा जीडीपी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो लगातार डिक्रीज कर रहा है, तो अभी डिस्क्रिप्शन दे दिया पॉजिटिव इकोनॉमी कि अभी हमारी इकोनॉमी की जीडीपी डिक्रीज कर रही है। तो ये डिस्क्रिप्शन है व्हाट इट इज़, ये फैक्ट पे बेस्ड है, एकदम फैक्ट फिगर बता रहा है, जो फैक्ट है उसको बता दिया, एकदम ट्रू एंड फैक्ट फिगर बता रहा है। तो ये क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमी। बट नॉर्मेटिव क्या है? व्हाट इट शुड बी, यानी ये ऑट टू बी पे बिलीव करता है, यानी ये उसका रिकमेंडेशन बताता है, रिकमेंडेशन कि अब क्या करना चाहिए। लाइक ये जजमेंटल होता है, जजमेंटल होता है, ये फैक्ट्स नहीं बताता है, ये रिकमेंडेशन देता है, ये सजेशन देता है, सजेशन देता है। तो जहाँ सजेशन आ जाता है वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमी होता है, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमी फैक्ट्स बताता है, जो एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में हो रहा है कि वही बताएगा। यानी पॉजिटिव इकोनॉमी बता दिया कि अभी इकोनॉमी में जीडीपी डिक्रीज हो रही है, तो ये फैक्ट है, डिस्क्रिप्शन है। बट नॉर्मेटिव में अगर उसको बताएंगे तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी बताता है कि जीडीपी लगातार डिक्रीज हो रही है, तो इसको कम रोकने के लिए या फिर जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज करना चाहिए, यानी ये उसका सॉल्यूशन बता रहा है। तो जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने लगे, रिकमेंडेशन देने लगे, सजेशन देने लगे, दैट इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमी। बट पॉजिटिव इकोनॉमी रिलेटेड टू फैक्ट्स फिगर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
देन व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये देखते हैं इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। देखिए अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जब हमें किसी अवसर, यानी कि जब हमें कुछ ऑल्टरनेटिव, कुछ बेस्ट दिख रहा है, यानी बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी अगर आपको कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव दिख रहा है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी मानते हो, यानी वो हमारे लिए बेस्ट है, तभी हम वहाँ पे जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है इसका? इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉमनली डिफाइंड एज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी जिसको हम बोलते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, यानी अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट होगा वो हमारा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और वहाँ पे हम अपना कॉस्ट एंकर करते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स के लिए also known as opportunity cost, it is the loss of gain which could have been gained if another alternative was chosen। यानी इसका मतलब रहता है कि लॉस ऑन गेन, यानी कि आपको ऑलरेडी कहीं लॉस हो रहा है और उसके ऑल्टरनेटिव आपको अगर कहीं गेन दिख रहा है तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी। यानी अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि एक जगह आप लॉस कर रहे हो लेकिन उसको ऑल्टरनेटिव आपको गेन दिख रहा है और आप वहाँ पे अपने कॉस्ट को एंकर करने लगे, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड अनदर ऑल्टरनेटिव वॉज चूजन, और आपने दूसरे ऑल्टरनेटिव को चूज किया। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन एज द लॉस ऑफ बेनिफिट ड्यू टू चेंज इन चॉइस। लॉस ऑफ बेनिफिट्स, यानी आप अपने बेनिफिट्स में लॉस कर रहे हो ड्यू टू चेंज इन चॉइसेस, अपने चॉइसेस में चेंजेस ला करके, अपने चॉइसेस में चेंजेस ला के आपने कुछ ऑल्टरनेटिव को ढूंढा, कुछ आपने इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया। यानी सिंपली आप बोलोगे जैसे दो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, तो देन ऑप्शन 1 में से और ऑप्शन 2 में से जो आपको नेक्स्ट बेस्ट लग रहा है, जो भी आपको नेक्स्ट बेस्ट इसमें से ऑल्टरनेटिव लगा, आप अगर उस पर कॉस्ट एंकर करते हो तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें देखते हैं कहाँ इसका रोल प्ले करता है, तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी भी बोला जाता है या पीपीएफ भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है पीपीसी या पीपीएफ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये है क्या? ये इट इज़ अ कर्व, ये कैसा कर्व है? दैट इज अ ग्राफ दैट इलिस्ट्रेट द पॉसिबल क्वांटिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस। ये बताता है कि एक प्रोड्यूसर वो कौन से पॉसिबल क्वांटिटीज़ को, कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन को टू गुड्स का प्रोड्यूस कर सकता है इफ़ बोथ डिपेंडेंट ऑन द सेम फिनिट रिसोर्सेज फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग। अगर दोनों के पास एक फिनिट यानी कि एक डिफाइंड रिसोर्सेज है, यानी दो गुड्स का एक टाइम पे प्रोडक्शन करना है, तो कौन से वो कॉम्बिनेशन होंगे, वो कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे जहाँ पे दो गुड्स का एक बार में प्रोडक्शन किया जाएगा और उसके जो रिसोर्सेज होंगे वो भी फिनिट होंगे, यानी कि वो डिफाइंड होंगे कि इतने ही रिसोर्सेज आपको यूज़ करना है। वही होता है पीपीएफ, इज ऑल्सो रेफर्स टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी एक ऐसा कर्व है। पीपीसी क्या है? तो एक कर्व है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो दो गुड्स को दिखाता है, गुड्स 1 गुड्स 2, तो दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बताता है कि कौन से वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे दो गुड्स के जिसको हम एक टाइम पे प्रोडक्शन करेंगे, जिसका रिसोर्सेज भी गिवन है, उसी गिवन रिसोर्सेज का यूज करके, इज इट। एंड इसके एजम्पशन क्या है? अब देखिए कोई भी इकोनॉमी में अगर आप लॉ पढ़ते हो, कर्व का डेफिनेशन पढ़ते हो, तो उसके पीछे एजम्पशन होगा। एजम्पशन मतलब मान्यता, किसको इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को करने के लिए, यानी पीपीएफ को करने के लिए हमें क्या क्या मान्यताओं को मानना पड़ेगा, किस किस को हम एजम्पशन को यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। यानी पहला एजम्पन ये, द इकोनॉमी इज एज्यूम दैट ओनली 2 गुड्स, यानी फर्स्ट बोलोगे कि केवल 2 गुड्स का प्रोडक्शन हम एक बार में करेंगे, 2 गुड्स से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना है, सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन एक बार में होगा। यानी सपोज कर लो एक गुड्स आपका राइस है तो दूसरा गुड्स आपका वीट है, तो वीट और राइस, या वीट है या ब्रेड है, तो ब्रेड और राइस हम सिर्फ 2 गुड्स का एक टाइम पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा एजम्पशन है। एजम्पशन करता है कि एक बार में केवल 2 गुड्स को प्रोडक्शन करेंगे। द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज फिक्स और कांस्टेंट, प्लस जो भी रिसोर्सेज ऑफ यूज़ करोगे दोनों के लिए, जो रॉ मटेरियल यूज़ करोगे वो फिक्स्ड होगा और कांस्टेंट होगा। अब ये नहीं कि राइस का प्रोडक्शन करें तो रिसोर्स ज़्यादा यूज़ कर लिए, ब्रेड का प्रोडक्शन करें तो रिसोर्स कम यूज़ कर लिए, दोनों के लिए फिक्स और लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, कांस्टेंट होंगे। एंड टेक्नोलॉजी रिमेन द कांस्टेंट, जिस टेक्निक्स का यूज़ करोगे एक का प्रोडक्शन करने के लिए, सेम टेक्निक्स का यूज़ करोगे सेकंड वाले का प्रोडक्शन करने के लिए। अगर वीट का प्रोडक्शन आप लेबर इंटेंसिव से करा रहे हो तो ब्रेड का प्रोडक्शन भी आप लेबर इंटेंसिव से ही कराओगे,
Is it clear? Okay, and all resources are efficiently fully used. Plus आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है. जो भी रिसोर्सेज गिवन है आपको, जो भी रिसोर्सेज मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, उसमें आपको थोड़ा भी वेस्टेज नहीं करना है, यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को फॉलो करना है. दैट मीन्स कि पीपीएफ तभी इकोनॉमी में टैली करेगा जब आप इन एजम्पशन को फॉलो करते हो. तो ये है आपका पीपीएफ. अब देखते हैं इसका कर्व. ये है इसका कर्व. अब देखिए पीपीएफ का कर्व कैसा होता है. तो ये कनकेव टू द ओरिजिन होता है. कनकेव का मतलब यहाँ पे आपको ग्राफ दिख भी रहा होगा. ये ओरिजिन से कनकेव की तरफ झुका हुआ रहता है. ओरिजिन से झुका हुआ एकदम बिल्कुल है. एंड ये दो गुड्स का प्रोडक्शन दिखाता है. अब जैसे यहाँ पे ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ आपका एक्स एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस पे दिख रहा होगा आउटपुट ऑफ शुगर और वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा आउटपुट ऑफ पिज़्ज़ा. यानी यहाँ पे पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन हो रहा है और इधर शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है. तो पिज़्ज़ा का और शुगर का कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम एक साथ लेंगे, इसको दिखाता है पीपीएफ, यानी प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर. अब पीपीएफ में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं. अगर आपके पॉइंट्स पीपीएफ के ऊपर टैली कर रहे हैं लाइक दिस, ये सारे ए बी सी, तो ये क्या है, इफिशिएंट आउटपुट है. जो कॉम्बिनेशन है एज दे लाई ऑन द एग्जिस्टिंग पीपीएफ, ये पीपीएफ के ऊपर ही लाई कर रहे हैं. मतलब ये सारे वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जहाँ हम शुगर का ले रहे हैं और पिज़्ज़ा का एक साथ में प्रोडक्शन कर रहे हैं. अगर इसके पीपीएफ के बाहर कोई टैली करता है कॉम्बिनेशन, तो P इज़ द आउटपुट कॉम्बिनेशन दैट इज़ नॉट इट अटेनेबल. तो आप बोलोगे कि ये जो अगर पीपीएफ के बाहर कोई पॉइंट है, कोई कॉम्बिनेशन है, तो वो इकोनॉमी में अटेनेबल नहीं होगा बिकॉज वो पीपीएफ के बियॉन्ड है. तो पीपीएफ के बियॉन्ड अगर कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हो, दैट इज़ नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट इज़ नॉट बी अटेनेबल. बट अगर पीपीएफ के अंदर है तो इसका मतलब भी है, जैसे डी और ई पॉइंट, ये डिनोट करता है कि इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन, ये दोनों भी बहुत इनएफिशिएंट है, अच्छे से इस कॉम्बिनेशन का यूज़ नहीं किया गया, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनाया गया दोनों गुड्स का. तो सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपका एकदम जो पीपीएफ के ऊपर टैली कर रहा है, दैट इज़ अ पॉइंट ए बी एंड सी. तो ये आपके वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के जो प्रोड्यूसर एक बार में प्रोड्यूस करता है अपने फिक्स्ड रिसोर्सेज का यूज़ करके, सेम दो गुड्स का एक बार में प्रोडक्शन करके एंड सेम टेक्निक्स का दोनों गुड्स का यूज़ करके. तो ये है आपका पीपीएफ, दैट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अब इसके कैरेक्टर क्या क्या है, नेचर क्या क्या है. सबसे पहले आपको यह कर्व ही दिख रहा है, कैसा है, तो कनकेव टू द ओरिजिन. तो सबसे फर्स्ट बोलोगे कि कर्व इसका कनकेव टू द ओरिजिन, ओरिजिन के कनकेव है. ये आपका ओरिजिन है पॉइंट ओ और इसका ये कनकेव दिख रहा है आपको, तो ये कनकेव टू द ओरिजिन है. कनकेव टू द ओरिजिन क्यों है, बिकॉज पीपीएफ और पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन. दिस इज बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और किसकी वजह से होता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से होता है. प्रोड्यूसिंग अ गुड्स इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ अदर गुड्स, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को देखा जा रहा है ना, कि अगर एक गुड्स में कमी कर रहे हैं तो दूसरे गुड्स में गेन कर रहे हैं. अगर वही सपोज कर लो यहाँ पे दिया है टेलीविज़न एंड कंप्यूटर. अगर दो गुड्स है, एक आपका टेलीविज़न है और दूसरा आपका कंप्यूटर है, तो अगर कंप्यूटर के गुड्स में अगर हम लॉस करते हैं, यानी कंप्यूटर गुड्स को कम प्रोड्यूस करेंगे, तो अगर एक में लॉस करेंगे तो दूसरे में गेन करेंगे, तभी ना टैली करेगा. अगर कंप्यूटर से हम रिसोर्सेज को कम करने लगे, यहाँ पे रिसोर्सेज अब कम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसी रिसोर्सेज का यूज़ हम टेलीविज़न में करेंगे, यानी एक में लॉस करेंगे तो दूसरे में गेन करेंगे. दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो ये कहता है कि एक में आपको लॉस करना है तो दूसरे में आपको गेन करना है. तो सेम चीज़ हम करेंगे. इसी वजह से पीपीसी का कर्व कैसा होता है, कनकेव टू द ओरिजिन. सेकंड है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. इसका मतलब ये है कि कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट की तरफ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. दिस इज बिकॉज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वन गुड्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अदर गुड्स हैज़ टू बी सेक्रीफाइस. कहने का मतलब ये है कि जब हम एक गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल गुड्स पे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो एक गुड्स में क्या करें, सेक्रीफाइस करें, यानी कि एक गुड्स को सेक्रीफाइस करें तो दूसरे में गेन कर रहे हैं. इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. तो दो चीज़ हमने देखा पीपीएफ में. पहला है कनकेव टू द ओरिजिन. कनकेव होने का रीज़न है ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज एक में लॉस कर रहे हैं तो दूसरे रिसोर्सेज को, दूसरे प्रोडक्शन को गेन कर रहे हैं. सेकेंड है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इसलिए होता है बिकॉज ये लेफ्ट टू राइट
प्रोडक्शन अगर एडिशनल यूनिट का बढ़ाते जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि एक जगह हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब हम दूसरे गुड्स पे गेन करते हैं। तो ये है आपका PPF। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसके कहते हैं, यानी MRT क्या है। MRT का मतलब होता है द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द नंबर ऑफ यूनिट्स और अमाउंट ऑफ गुड्स दैट मस्ट बी फॉरगॉन टू क्रिएट टू अटेन 1 यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ यूनिट्स को आपको फॉरगॉन करना पड़ रहा है जब आप एडिशनल गुड्स को अटेन कर रहे हो। यानी वही बात हो गया कि 2 गुड्स हैं तो एक नंबर ऑफ कितने आउटपुट यूनिट्स हैं जो आप फॉरगॉन कर रहे हो एक गुड्स में, और उसी को आप अटेन कर रहे हो दूसरे गुड्स में, उसी को आप अटेन कर रहे हो अनदर गुड्स के प्रोडक्शन में। तो ये होता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये रेट बता देता है, जैसे यहाँ पे ये MRT की वजह से हमारा नीचे आने लगता है कर्व। इज इट क्लियर। तो ये MRT की वजह से ही होता है क्योंकि ये वो रेट बता देता है कि किस रेट से हम एक यूनिट के, यानी हर एक यूनिट वाइज हम अमाउंट ऑफ गुड्स को एक से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फॉरगॉन कर रहे हैं और दूसरे पे ऐड कर रहे हैं। तो ये आपका MRT की वजह से होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड्स Y दैट विल बी फॉरगॉन। जैसे बता रहा है कि गुड्स Y को हम कितना फॉरगॉन कर रहे हैं टू प्रोड्यूस ऑफ एक्स्ट्रा गुड ऑफ X। क्यों? क्योंकि हम गुड्स X पे कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर गुड्स X को हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गुड्स Y पे हम क्या कर रहे हैं, फॉरगॉन कर रहे हैं, वाइल कीपिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे हमारा क्या क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इस प्रोडक्शन को बनाने के लिए जो जो फैक्टर्स आपने यूज़ किया है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इस चीज़ को हम कांस्टेंट करते हैं। और हमारे टेक्निक्स को, यानी टेक्नोलॉजी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा। और तब MRT कहता है कि अगर Y गुड्स को फॉरगॉन कर रहे हैं तो वही हम एक्स्ट्रा X गुड्स पे इंक्लूड करते जाते हैं। तो दैट इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और मैक्सिमम इकोनॉमिक्स जो कर्व हैं वो ड्यू टू MRT ही वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होते हैं। अब इसी पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे बना, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है गिव कमोडिटी अलोंग अ PPC इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस। ये बताता है कि कितना अमाउंट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऑफ अ कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी पे कितना अमाउंट हमने सेक्रीफाइस किया, यानी कम लगाया यूनिट वहाँ पे, सो एज टू गेन 1 एडिशनल यूनिट, जिससे हम और एडिशनल यूनिट को गेन कर रहे हैं, सेकेंड गुड्स के एडिशनल यूनिट को गेन कर रहे हैं। इज इट क्लियर। एंड MOC ऑल्सो टर्म एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और कहीं ना कहीं MOC को ही हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। MOC ही हमारा MRT है। बस MOC क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि कितना हम एक गुड्स पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उससे हम कितना एडिशनल कर दे रहे हैं अपने दूसरे गुड्स पे। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड्स शेड्यूल्ड, यानी एक पे कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दूसरे गुड्स पे कितना हम ऐड करते हैं। तो ये होता है हमारा MOC। तो इस ग्राफ में भी आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि ये लॉसेज है तो ये गेन है। अगर इतना लॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे इतना गेन कर रहे हैं। ये एप्पल है, ये आपका मैंगो है, तो मैंगो पे हम कितना लॉस कर रहे हैं और एप्पल पे हम कितना गेन कर रहे हैं, ये हमारा बताता है MOC। इसके बाद है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल अनअटेनेबल जो अभी हमने PPC में पढ़ा था। अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो सेट होता है कॉम्बिनेशन का जहाँ 2 गुड्स विच इज विजिबल बाय द इकोनॉमी टू मैन्युफैक्चरिंग विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एलोकेटिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसका हम 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं और जो हमारे एग्जैक्टली हमारे PPC पे टैली करता है, जिसको हम अटेन कर रहे हैं, यानी अपने टेक्निक्स का, अपने रिसोर्सेज का इफिशिएंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अनअटेनेबल क्या होता है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स बट इट नॉट पॉसिबल टू बी प्रोड्यूस, जो पॉसिबल नहीं है प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ये हमारे प्रोडक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, कि पॉसिबल नहीं हो सकता इस गुड्स का प्रोडक्शन करना।